हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि कई बच्चों को हार्ड लगता है और कईयों को इजी लगता है। इजी उनको लगता है जो कि बॉडी से रिलेट करके पढ़ते हैं, और हार्ड उनको लगता है जो कि बस रट्टाफिकेशन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसको बॉडी से रिलेट करके ही, तभी याद होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बॉडी से रिलेट करना। जब मैं बोलूँ, जब अपनी बॉडी के अंदर सोचना क्या होता क्या है, ईजी वे में सोचा करो। ऐसे सोचोगे ना बहुत हार्ड है पहले से ही, तो फिर हार्ड ही लगेगा चैप्टर। तो आप रिलेट करके सोचोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है। शॉर्ट मतलब कि जो हर वीडियो रहती है बहुत लॉन्ग डिटेल्ड, वैसी नहीं रहेगी। मैं शॉर्ट में करवाऊँगी क्योंकि अब पेपर तो आने ही वाले हैं। तो अब बड़ी सारी वीडियो देखोगे उसमें टाइम वेस्ट ही होएगा। ये पहले एक बार तो एटलीस्ट करा ही होगा, तो फिर इससे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो बेशक है, लेकिन रिवीजन बहुत अच्छे से होगी इसमें। और बेशक आप पहली बार ही कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो में कुछ मतलब ऐसा नहीं है अगर रह जाएगा या बहुत शॉर्ट में है आपको समझ नहीं आएगा, समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और आप पूरा ध्यान लगाना कि समझ आ जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ये पूरा उसका प्रोसेस बताया गया है। चैप्टर पूरा प्रोसेस है इसमें डिटेल्ड, तो वो है इसमें। तो हम पहले तो इसका वो कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब कि हम इसको प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। उसके बाद हम चालू करते हैं डिटेल में, उन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना। तो पहले तो हम ये बात करेंगे अगर ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या असेक्सुअली। तो सबको पता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हम ह्यूमंस। तो सेक्सुअल में होता क्या है, दोनों की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल, और एसेक्सुअल में एक की। तो हम सब तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये तो हमें पता ही थी। अब हम हैं क्या, ओवीपेरस या वीवीपेरस? देखो पहले तो मैं बता देती हूँ, कईयों को पता नहीं होगा ओवीपेरस क्या होता है, वीवी। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, मेरे को भी रहती थी पहले। कितनी भारी बता लो, समझ ही नहीं आता था, लेकिन इस बार क्या पता समझ आ ही जाए। देखो ओवीपेरस होता है जो कि अंडे देते हैं, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, अब ये मुर्गे वगैरह हो गए, मतलब मुर्गियाँ हो गई समझ जाओ भाई। तो फिर मुर्गियाँ हो गई, मुर्गियाँ अंडे देती हैं, तो फिर वो होगी ओवीपेरस। और हम हो गए वीवीपेरस, जो कि अंडे नहीं देते हैं। हमारे जो बच्चा होता है वो अंडे से पैदा नहीं होता है, तो हम हो गए वीवीपेरस। ओके, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब कि ये चैप्टर में जो पार्ट्स हैं 3, वो पहले हम लिख लेते हैं। ये तो होगी ऊपर की बात, ये जो मैंने ऊपर लिखवाई दिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वीवीपेरस होते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो अब 3 वो आएंगे, पार्ट्स आएंगे अब कैसे होता कैसे है, तो अब फर्स्ट आएगा गेमेटोजेनेसिस, सेकंड आएगा इंसेमिनेशन, एंड थर्ड आएगा फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन ये रिप्रोडक्शन पूरा इन तीनों चीज़ पे ही वो टिका हुआ होता है। ये 3 चीज़ ही रिप्रोडक्शन कहलाती हैं। पहले तो हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर इनका मतलब डिटेल करेंगे एक एक बारी बारी। अब गेमेटोजेनेसिस होता क्या है? गेमेटोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है भाई, गेमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जनरेट, और गैमेट को जनरेट करना, गेमेटोजेनेसिस। अब मेल के को क्या कहते हैं? स्पर्म। मेल के गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म। फीमेल को ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। जैसे कि ओवा होता है, ओवा अंडा, ओवम, तो वो फीमेल का हो गया, स्पर्म तो मेल का हो गया। ठीक है, अब ये हमारा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हमारे गैमेट्स बन चुके हैं, ये गैमेट होते हैं स्पर्म और ओवम। तो अब हमारे गैमेट्स बन गए, अब हमें क्या करना है? गैमेट बन गए, अब मेल बॉडी का गैमेट फीमेल में पहुँचाना है, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही होगा जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल में ही होती है। मेल में रह के वो क्या करेगा गैमेट, तो पहले हम फीमेल में पहुँचाएंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। तो उस पहुँचाने को कहते क्या है? इंसेमिनेशन। सेमी स्पर्म नेशन, पहुँचाना, इंसेमिनेशन। इन मतलब बॉडी के अंदर, सेमी स्पर्म, तो ऐसे याद कर लेना, स्पर्म को बॉडी के अंदर पहुँचाना। ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट स्पर्म टू फीमेल जेनिटल ट्रैक, फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो पहुँच गया, अब दोनों हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, स्पर्म भी ओवम भी। अब वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन करके दोनों गैमेट क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन।
और उसके बाद जाइगोट का आगे प्रोसेस चलता है, वो मैं आगे ही समझा दूँगी, क्योंकि अभी समझाऊँगी ना तो कुछ आपको वर्ड समझ नहीं आएंगे, फिर कन्फ्यूज़न होगी। तो ये पहले मैं 3 प्रोसेस ढंग से समझाती हूँ, जाइगोट तक बनने दो और उसके बाद मैं आगे का साथ साथ ही समझा दूँगी, अच्छे से याद हो जाएगा वैसे, ठीक है। और अब हम चालू करते हैं गैमेटोजेनेसिस एकदम मतलब डिटेल में। अब गैमेटोजेनेसिस तो हमने देख लिया क्या होता है, गैमेट्स का बनना। अब पहले अगर हमें मेल से ही फीमेल में ले जाना है तो पहले मेल का ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फीमेल में जाने लगेगा जब फीमेल का पढ़ देंगे, तो पहले मेल का पढ़ते हैं, ठीक है। मेल का क्या होता था गैमेट, स्पर्म, ठीक है। अब जो स्पर्म होगा वो कैसे बनेगा, कैसे मेल में, ये होता है स्पर्म गैमेट बनेगा कैसे, जनरेट कैसे होगा, तो ये है इसका गैमेटोजेनेसिस का। तो अब मेल बॉडी में स्क्रोटम होता है आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि आउटसाइड द बॉडी क्यों हम कहते हैं, आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो फिर कहते हैं स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अब आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के बाहर नहीं, इसका मतलब होता है जैसे कि मतलब कि वो है एब्डोमेन है उसके थोड़ा सा बाहर, ठीक है, उसके मतलब उसके अंदर नहीं रहेगा, एब्डोमेन के बाहर होगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके अंदर। और ये स्पर्म होते हैं, उसे एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है अपने जनरेशन के लिए, अपने फॉर्मेशन के लिए, तो फिर वो बाहर रहेगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर गेन करेगा एंड देन वो फॉर्मेशन होगी। वरना अगर अंदर रहेगा तो उसे वो टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा जो कि उसे अपनी फॉर्मेशन के लिए चाहिए, इसलिए आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमेन ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी भाई आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, वो आउटसाइड द एब्डोमेन होता है, ठीक है। हाँ, तो अब स्पर्म है स्क्रोटम में और आउटसाइड किसके रखा होता है, एब्डोमेन के, और किसके अंदर, स्क्रोटम के। स्क्रोटम उसे ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है इसलिए उसके अंदर होता है, एस से स्क्रोटम, एच से स्पर्म। अब ऐसा नहीं है स्पर्म रखा हुआ है उसके अंदर, एब्डोमेन वो क्या बोलते हैं, स्क्रोटम के अंदर रखा होता है टेस्टीज, पेयर ऑफ टेस्टीज रखे होते हैं, टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है। अब टेस्टीज है, अब टेस्टीज के अंदर का हम एक बार वो देख लेते हैं, पूरा फंक्शन मतलब डायग्राम से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। स्क्रोटम के अंदर होती है टेस्टीज, इतनी बड़ी सी अंडे जैसी, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं मधुमक्खी का छत्ता, देखा होगा कार्टून वाला, असलियत वाला तो कईयों ने नहीं देखा होगा, तो कार्टून वाला तो देखा ही होगा ऑलमोस्ट सब बच्चों ने। तो फिर अब इसमें मधुमक्खी के छत्ते से ऐसे डिवीज़न सी होती हैं। अब हर डिवीज़न को क्या बोलते हैं, हर डिवीज़न को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। अब इसमें मैं बना नहीं पाई इतनी सारी डिवीज़न्स, लेकिन होती हैं इन नंबर, डिवीज़न होती हैं 250 और हर एक डिवीज़न को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो इसमें टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के पेयर में, ठीक है, मतलब टेस्टिस में। और हर एक 250 में से हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, हर एक में 250 हैं, हर एक में, इसमें 1 से 3 तक सेमनीफेरस, इसमें 1 से 3 तक, तो ऐसे सब में होता है। अब ये हम अंदर तक घुस चुके हैं इसके टेस्टिस के, अब हम इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के भी अंदर जाएंगे। स्पर्म ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा हवा में, ऐसे डिटेल में हम चले गए इसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक। अब हम इसके भी अंदर जाएंगे। अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको मैं बना के दिखा देती हूँ, छोटे छोटे 3, 1 2 3, तो 3 बन गए। अब इसके अंदर की लाइनिंग में स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म भाई कुछ तो चाहिए होगा, पौधा उगता है, वो भी ऐसे ही नहीं उग जाता, खुद से उग गया, उसके लिए भी बीज वगैरह कुछ तो चाहिए होता है ना, जैसे कि बीज डालते हैं जब भी तो पौधा उगता है। तो जो भी बॉडी में चीज़ें होती हैं हर चीज़ के लिए चाहिए होता है सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, तो फिर हमें वही चाहिए होती है, हमें सेल हर चीज़ में चाहिए होता है, तो इसमें भी चाहिए होगा। अब तो इस लाइनिंग में मतलब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल होते हैं। लाइनिंग से मतलब यही है इंटरनल लाइनिंग से, इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर 2 सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल जो कि होता है जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है, जी से जर्म, जी से गैमेट, जो कि गैमेट को जनरेट करेगा, स्पर्म को बनाएगा। तो स्पर्मेटोगोनिया हो गया हमारा जर्म सेल्स ऑफ मेल
जो कि स्पर्म को बनाएगा माइटोसिस डिवीज़न करके। और एक होता है हमारा सर्टोली सेल। जब देखो जैसे कि हम प्लांट को उगाते हैं, प्लांट से वो करो, सोचो अब उसके लिए बीज चाहिए होता है। बीज हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया, इसके लिए स्पर्म के लिए, जिससे वो उगता है। समझा रही हूँ बस, उगता है ऐसे मत समझ लेना सच में उगता है स्पर्म, नहीं समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब ये इसका बीज होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि जर्म सेल होता है। अब पौधे को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, खाद चाहिए होती है, वो उसका न्यूट्रिशन होता है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स, जो कि जर्म सेल्स के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स कैसे याद करोगे, सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली जैसे कि आप ऐसे याद कर लो, टोली है ना इसमें नाम, टोली है ना लास्ट में, तो फिर टोली तोलना, न्यूट्रिशन को तोलो और उसके बाद टाइम टू टाइम उसे प्रोवाइड करो, मतलब उसको दो स्पर्म को, ठीक है। तो ऐसे याद करो, तोल के उसने न्यूट्रिशन दिया, तो ऐसे सर्टोली याद हो जाएगा। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के सेल काम कर रहे थे, तो बाहर के ने सोचा अरे अंदर के करके दे रहे हैं, यही अच्छे बन जाएंगे, तो बाहर के भी करेंगे। अब देखो देख में, अब हम क्यों नहीं अच्छे बने, तो बाहर के सेल्स भी, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लेडिक सेल, ठीक है, लेडिक सेल। तो अब ये लेडिक सेल क्या करते हैं, ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। अब मेरे जलन मच जाती है, हम भी करेंगे, तो ये बना देंगे, वो प्रोवाइड कर रहे थे अंदर वाले न्यूट्रिशन, बाहर वाले क्या कर देंगे, हार्मोन मान लो, जैसे वो उनका खाना था तो ये उनका पानी हो गया। हार्मोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं इन्हें, इसका नाम होता है एंड्रोजन, इस हार्मोन का। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की, ऐसा नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, लेकिन पूरे बॉडी के लिए ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने सेमनीफेरस के बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, बाहर के ने क्या बनाया सेल्स ने, अंदर के ने क्या बनाया, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब ये हमारा हो गया ना, उसे खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, सब कुछ दे रहा है, स्पर्म अंदर ग्रो हो रहा है। अब उसे छोड़ दो, स्पर्म अपने ग्रो हो रहा है। अब थोड़े टाइम बाद स्पर्म ग्रो हो चुका है, अब वो बाहर जा रहा है, बाहर जाने का वो हो रहा है, और उसका टाइम आ चुका है, वो मेल से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करे। अब उसका ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा, यहाँ से स्क्रोटम से, भाई उसे यूरेथ्रा तक जाना है, पहले वो कौन करवाएगा, बाहर का तो बाद में देखते हैं वो फीमेल में कैसे जाता है, लेकिन पहले मेल का तो पूरा ये ट्रैवल करे, जो कि जो जर्नी है इसकी, ये स्क्रोटम से लेके यहाँ तक की यूरेथ्रा की, वो कैसे कवर करेगा, अभी चल के तो जा नहीं सकता। ये ऐसी बॉडी में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसे मार सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसिड वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं जो कि इसे जब मार सकती है, तो इसे बचा बचा के कौन ले जाए, अब ये दिक्कत आ गई। अब इसके लिए हम सोच लेते हैं, अब किसी एक मतलब बहुत सेफ सी चीज़ में लेके जाना पड़ेगा। और वो सेफ सी चीज़ क्या होगी, जो चारों तरफ से बंद होगी, वो होती हैं डक्ट्स। अब डक्ट्स को आप इमेजिन कर लो, पाइप चारों तरफ से बंद होता है, एक साइड से स्पर्म घुसेगा एंड दूसरी साइड से निकलेगा, वो अपने जहाँ पहुँचना होगा, उसे डेस्टिनेशन होगी, यूरेथ्रा है उसकी, तो फिर वहाँ पे पहुँच जाएगा वो। अब एक मतलब पाइप में से घुसा, अब पाइप भी एक नहीं है उसके लिए, ऐसा थोड़ी एक पाइप है बहुत ईजी है स्पर्म का वहाँ जाना, ऐसा नहीं है, पाइप है बट अलग अलग टाइप की। तो अलग अलग टाइप की पाइप मतलब डक्ट्स, हम जिसको पाइप कह रहे हैं डक्ट्स को, वो क्या क्या होती हैं, एक होती हैं वासा इफ्रेंशिया, एक होती हैं रेटी टेस्टीज, एक होती हैं एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस। लिख लेते हैं ये वाली सारी चीज़ें, ये होती है टाइप ऑफ डक्ट्स। अब ये डक्ट्स का क्या मतलब, यही होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करे स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक, बस यही काम है, नहीं, इसे ये डक्ट्स टाइम आने पे स्टोर भी कर सकती हैं, इनमें ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा वो एनवायरनमेंट होता है कि स्पर्म इसमें मर नहीं सकता, इसमें सेफ रहेगा, तो ये डक्ट स्टोर भी कर सकती हैं इसको, स्पर्म को, ठीक है। तो अब हमें चलो पहुंच गया, एसेसरी डक्ट से पहुंच गया यूरेथ्रा तक, ठीक है। अब एक और बात, हाँ एक और बात है, रुक जाओ, यूरेथ्रा तक पहुंचता है, उसमें जो डक्ट्स काम आती हैं ना, उसमें एक और डक्ट होती है,
इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट नॉर्मल डक्ट नहीं होती, जैसे कि एक जगह ऐसी आई जहाँ पे ज़्यादा हमारी बॉडी में एसिड है, मान लो एसिड बहुत ज़्यादा है, पाइप गल रही हैं, ये जो डक्ट्स हैं वो सहन नहीं कर पा रही उसको, वो स्पर्म को कैसे बचाएंगी? तो एक स्पेशल डक्ट होती है उस जगह के लिए, उसे बोलते हैं, समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं, इजैकुलेटरी, ताकि ये याद हो जाए, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट नॉर्मल डक्ट की तरह नहीं होती, इजैकुलेटरी डक्ट होती है दो डक्ट, मतलब दो चीज़ों से मिलके, एक वास डिफरेंस से मिलके और दूसरी डक्ट से मिलके हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो बहुत स्पेशल डक्ट होती है, जो कि दो डक्टों से मिलके बनती है, दो डक्ट से मिलके बनाती हैं, वास्ट डिफरेंस अलोंग विद डक्ट सेमिनल वेसिकल फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये दोनों से मिल के बनती है, ये ओपन होती है लास्ट एट द एंड यूरेथ्रा में। तो स्पेशल डक्ट होती है जो कि दो से मिल के बन के होती है और सीधा यूरेथ्रा में खुलती है। तो ये हो गई इजैकुलेटरी डक्ट। तो अब हमारा ये भी हो गया, हमने पढ़ लिया स्पर्म कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, टेम्परेचर उसका, और अब वो स्पर्म बन ही गए तो यूरेथ्रा तक कैसे पहुँचे, सब पढ़ लिया। डक्ट्स के द्वारा पहुँचेंगे, और डक्ट्स कैसी होती हैं, एक स्पेशल होती है इजैकुलेटरी डक्ट जो कि यूरेथ्रा में खुलती है, सब पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? तो अब ये पढ़ना है हमें, जो डक्ट्स होती हैं, देखो एक और चीज़ है, डक्ट्स होती है ना, जैसे कि पाइप होता है, अब पाइप में तुम वहाँ का मान लो स्विमिंग करने जाते हो, तो फिर जो पूल्स वगैरह होते हैं उसमें एक पाइप से, मतलब पाइप नहीं कह सकते उसे, एक स्लाइड होती है ना, बंद वाली स्लाइड, तो स्लाइड में आप कूद गए, उसमें पानी नहीं है, तो स्लाइड कैसे करोगे भाई? अटक जाओगे ना उधर ही। आप गए होगे कभी या फिर टीवी में देखा होगा, तो जो बंद वाली स्लाइड होती है उसमें अगर आप स्लाइड करोगे तो उसी में फंस जाओगे बिना पानी के, वहाँ पे अटक जाओगे, स्लाइड मारोगे ऐसे घिस घिस के जाओगे तो भी नहीं जा पाओगे, अटक जाओगे उधर ही, और पानी होगा तो फ्लो के साथ बह जाओगे और नीचे आ जाओगे। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो पता ही होगी, है ना। अब पानी हमें हेल्प करता है मतलब कि स्लाइड करने में, तो वैसे इसका जो स्लाइड करने में हेल्प करेगा उसका नाम होता है सीमेन। इसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है एंड स्पर्म होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा कई चीज़ों से, मतलब ये ग्लैंड से बन के होता है, ठीक है, और उसमें स्पर्म ढंग से स्लाइड करके अपने डेस्टिनेशन तक, यूरेथ्रा तक जाते हैं। तो ये था सीमेन। अब देखो, इमेजिन करो पाइप थी, हमने क्या क्या पढ़ा, इमेजिन करो पाइप थी, उसमें स्पर्म जा रहा था ट्रैवल करके, स्पर्म अकेला नहीं जा पा रहा था, उसके मतलब ऐसे अटक रहा था बीच बीच में, उसको फ्लो देने के लिए, पूरा फ्लो के साथ बह जाए, तो उसके लिए हमने अपना वो उसके अंदर सेमिनल प्लाज्मा ऐड कर दिया। पानी के जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है स्लाइड के लिए, उसे सेमिनल प्लाज्मा की ज़रूरत थी, तो हमने पाइप के अंदर सेमिनल प्लाज्मा भी डाल दिया, तो वो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा पाइप के अंदर जा रहा है सीमेन, उस दोनों को मिला के कह देंगे सीमेन जा रहा है पाइप के अंदर यूरेथ्रा तक। अब ये सेमिनल प्लाज्मा एकदम से कहाँ से आ गया, किसने प्रोवाइड कर दिया भाई? तो ये सेमिनल प्लाज्मा होता है ग्लैंड्स का, ग्लैंड से आता है, ये ग्लैंड सीक्रेट करते हैं इसे प्लाज्मा को, ठीक है। अब ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, ग्लैंड्स पे आ जाते हैं। अब इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के लिए, तो हम इसके बारे में डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। अब भाई कहाँ से आ गया ये, तो चलो पढ़ते हैं। ग्लैंड्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड, 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको बोलने में बहुत दिक्कत आती है मुझे, बुल्बो यूरेथ्रल, अब इस बार तो सही बोला है। और ये ग्लैंड सीक्रेट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो कि हम स्पर्म को देते हैं उस पाइप सी में तैरने के लिए, ठीक है। इनको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन। याद रखना भाई, ये बार बार रिवाइज करते रहो ताकि पीछे का भूल ना जाओ, ठीक है। तो अभी सेमिनल प्लाज्मा ग्लैंड्स देते हैं ये 3, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स एंड बुल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों ग्लैंड्स देते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। अब ये जो हमारा ये होता है
क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। ये नॉर्मल पानी की तरह थोड़ी होता है, स्पर्म पानी में डूब के जा रहा है। स्पर्म को वहाँ पे जहाँ पे स्पर्म बना था वहाँ हमने बता दिया था सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देते हैं। लेकिन जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम बच्चे थे जब भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता था। अब हमें अपनी ग्रोथ करनी है, अब ग्रोथ होगी, क्या हम न्यूट्रिशन लेना बंद कर देंगे? अब हमें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, अब तो हम तो ऐसे ही ज़िंदा रह लेंगे। न्यूट्रिशन अभी भी चाहिए, कितने ही बड़े हो जाओ तुम्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती ही रहती है ज़िंदा रहने के लिए। तो अगर वो वहाँ से आ गया है, उस जगह से स्पर्म आ गया है पाइप्स में, तो वहाँ तो सर्टोली सेल दे रहा था, यहाँ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसे? तो फिर हमें तो करवाना ही था, हमें ज़िंदा जो रखना है स्पर्म। तो अब जो सेमिनल प्लाज्मा है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कुछ, ठीक है, ये रिच इन सर्टेन एंजाइम्स होता है, कैल्शियम, फ्रक्टोज, एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द पीनस। अब लुब्रिकेशन टू द पीनस क्या होता है ये बताती हूँ मैं। लुब्रिकेशन का मतलब होता है, लुब्रिकेशन मीन्स जो पीनस होती है ना, जैसे कि उसमें से यूरेथ्रा के बाद तो पीनस में भी जाएगा स्पर्म, ताकि वो बाहर फीमेल बॉडी में जा सके। तो पीनस के अंदर जो एसिड्स वगैरह होते हैं, एसिड जैसे कि हमारे यूरिन में एसिड आता है, तो वही दोनों यूरिन और जो हमारा स्पर्म होता है, दोनों का जो बाहर निकलने का वे होता है वो सेम होता है, पीनस। तो फिर पीनस में से यूरिन भी निकलता है, तो उसमें एसिड होता है पीनस में, सबको पता है एसिडिक होता है वो। एसिड जो हमारी बॉडी का होता है वही निकलता है यूरिन के फॉर्म में। तो एसिड वहाँ पे है, उस स्पर्म को एसिड से बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो पाइप से आ रहा था अब तक। तो वो कैसे बचे वहाँ पे, एसिड से कैसे बचे? तो लुब्रिकेशन का मतलब ही होता है एसिड से उसको बचाना, लुब्रिकेंट करना, प्रोटेक्शन देना एक तरह की, ठीक है। तो उसे एसिड से बचा के लेके आते हैं वही सेमिनल प्लाज्मा ही। सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा पार्ट लेकिन लुब्रिकेंट करता है उस पीनस को? लुब्रिकेशन का काम होता है उसका बुल्बो यूरेथ्रल का, जो मेरे से बोला नहीं जा रहा था थोड़ी देर पहले, उसी का मेन काम होता है यहाँ पे। तीन हमने पढ़े तो थे ग्लैंड तक, तीनों बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। अगर लुब्रिकेशन ही नहीं रहेगा तो ये एसिड से तो मर ही जाएगा ना। तो बुल्बो यूरेथ्रल का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें, इसको लुब्रिकेंट करना, ठीक है। ये बचाता है स्पर्म को। पीनस से बाहर जैसे तैसे हमारा स्पर्म बेचारा निकल ही गया, किस किस की हेल्प ली लेकिन निकल गया आखिरकार। तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। अब हमने देखो, पहले तो हमने एक पढ़ा था अगर प्रोसेस कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, ये सब पढ़ लिया था ना। गैमेटोजेनेसिस पे थे फिर हम, जैसे कि मैंने आपको बोला, अब गैमेटोजेनेसिस पहले गैमेट बनाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने आपको पूरा समझाया था, पूरा रूट वगैरह उसको कैसे बनता है कैसे होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने नहीं समझाई क्योंकि वो बीच में समझ नहीं आती। अब आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया तो आप उसमें हॉर्मोन्स कैसे वर्क करते हैं उनका फंक्शन भी समझ सकते हैं आराम से। जैसे कि आपको पता है फूड कौन बनाता है स्पर्म की ग्रोथ के लिए, और आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को वो हॉर्मोन्स कौन देता है, ये सब कुछ पता है। अब वो हॉर्मोन सेल खुद थोड़ी बना लेगा, वो हार्मोन की हेल्प लेके सेल हार्मोन बनाता है। तो ये पूरे प्रोसेस में हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हार्मोन का फंक्शन पढ़ते हैं हम, शुरुआत से लेके चलेंगे, स्पर्म जहाँ बन रहे थे वहाँ से हार्मोन का फंक्शन पढ़ते पढ़ते आएंगे, ठीक है। चलो हार्मोन स्टार्ट करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं वो इस पूरे प्रोसेस में। पहले हम ये हार्मोन वाला पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, मेल वाले को पूरा रिवाइज करेंगे, और फीमेल वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में दे दूँगी। इस वीडियो में मैं मतलब साथ में नहीं करवा रही हूँ, आज ही करवा दूँगी, आज ही अपलोड कर दूँगी फीमेल वाला भी, रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर फीमेल के। लेकिन इस वाले में ऐड नहीं करवाऊँगी, इस वाले में सिर्फ मेल का हम ढंग से याद करेंगे, क्योंकि मेल का होएगा जभी तो वो फीमेल में भेजेगा, आगे का प्रोसेस जभी तो स्टार्ट होएगा। तो पहले मेल का करते हैं। मेल का हमने पूरा समझ लिया नॉर्मली होता कैसे है। अब हॉर्मोन्स कैसे उस पर अफेक्ट करते हैं, मतलब कि कैसे उसको चलाते हैं, वो समझते हैं शुरुआत से। तो अब जहाँ से आए थे तुम यूरेथ्रा तक, पीनस तक, वहाँ से वापस चले जाओ जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था। ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि ये स्पर्म कैसे बनते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने कैसे पढ़ाया था। पहले तो हम ये जान लो कि जब लड़का पैदा होता है, जब उसका स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म झभी बनने स्टार्ट नहीं होते हैं कभी भी, झभी से बनने स्पर्म स्टार्ट नहीं होंगे उसकी बॉडी में। जब उसकी पुबर्टी आ जाएगी, पुबर्टी जब उसकी वो मतलब कि जब वो स्टेज पे आ जाएगा, जब उसकी उतनी एज हो जाएगी, पुबर्टी आती है लड़कों में, मतलब 14 तक तो आई जाती है, ठीक है। तो ऐसे में ही मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बता दूंगी एज, अभी बता देती हूँ, बल्कि एक सेकंड, कईयों में कुछ लिखा रहता है, कईयों में कुछ, मैं गूगल पे सर्च करके अभी बताती हूँ।
बुक्स में कुछ और लिखा रहता है, किसी में कुछ और, बाकी 14 या 13 ये लड़कों की होती है। देखो गूगल पे भी यही दे रखा है कि 12 से 14 के बीच में होता है बॉयज़ के लिए पुबर्टी, ठीक है। अब तो जब ये हम मतलब बॉयज़ के हो जाता है, पुबर्टी स्टेज आ जाता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्रोसेस पूरा, तो ये क्या होता है इसमें, जब हम अटेन कर लेते हैं पुबर्टी, तो हमारा इंक्रीज़ होता है सिक्रेशन GnRH का। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में GnRH लिखते हैं, बाकी इसका पूरा नाम है, आप मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। इसको आप GnRH से याद रखना शॉर्ट फॉर्म में, इसे ये बड़ा भी याद कर लो, वैसे नहीं बोल रही मैं, वैसे शॉर्ट के लिए बोल रही हूँ कि ये ढंग से याद रहता है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका रिलीज जो सिक्रेशन होता है हमारे पुबर्टी में वो इंक्रीज़ हो जाता है 12 से 14 की एज में। अब ये इंक्रीज़ होता है, ये भी एक हार्मोन होता है, तो ये हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से आता है और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, ताकि वो सीक्रेट करे LH एंड FSH दूसरे हार्मोन्स है ये। GnRH दूसरे हार्मोन्स को सिक्रेट करवाता है LH को और FSH को, किससे, पिट्यूटरी से। लिख देती हूँ, याद कर लेना, GnRH सिक्रेट 2 हार्मोन्स, ये नहीं लिखती, रुक जाओ, फिर आप लोग सोचोगे यही सीक्रेट करता है, रुको, सीक्रेट करता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू सिक्रेट LH एंड FSH, ठीक है। तो ये दोनों भी इसी के दया है। हमारे जैसे हमारी एज बढ़ी तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ा, उसने हमारे पिट्यूटरी से कहा सिक्रेट करो LH एंड FSH, तो ये हार्मोन भी आ गए। अब मैं इसका वर्क समझाती हूँ इन दोनों का। इसका तो GnRH का तो यही था कि ये दोनों हार्मोन आने चाहिए, इसकी वजह से ये दोनों आए हैं, और ये दोनों की वजह से हम सुन लो ये किस पे वर्क करेंगी। LH किससे स्टार्ट हो रहा है, L से। L से कौन सा सेल था हमारा, याद करो, जो हमारे उसके बाहर था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर था, लेडिक सेल जो जल रहा था और हार्मोन बना रहा था, कह रहा था मैं भी कुछ करूँगा। उसके ऊपर ये वाला हार्मोन वर्क करेगा, LH वाला, L के ऊपर L वर्क करेगा, LH लेडिक के ऊपर करेगा, याद रखना, L से L। ये वाला स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को टू सिक्रेट एंड्रोजन, ये करवाएगा, ये वाला एक हार्मोन एक सेल को बोलता है एक और हार्मोन जनरेट कर, ऐसा समझ के याद करना। हार्मोन ही पूरी बॉडी को मतलब कंट्रोल करता है, हार्मोन तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सेल खुद से बना लेगा, हार्मोन सेल को बोलेगा बना, LL याद रखना है, L से L। अब FSH की बारी आती है। FSH किस पे वर्क करेगा, F से फूड, F से फूड। अब फूड कौन दे रहा था हमें, मतलब हमें नहीं, स्पर्म को कौन दे रहा था, याद करो, सर्टोली, तोलो न्यूट्रिशन को, तो सर्टोली पे वर्क करेगा, FSH सर्टोली पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, तो ये दोनों हो गए हमारे, जो हमारे एज के साथ, अब मैं दोबारा बोल रही हूँ, याद कर लो, हमारी एज जब बढ़ती है 12 से 14 में, जब हमारी पुबर्टी आती है, तो हमारी सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है GnRH की, जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। अब वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि सिक्रीट करो LH एंड FSH, ये दोनों हार्मोन्स, और फिर ये दोनों हार्मोन L पे वर्क करता है, और फूड वाले पे वर्क करता है, F से फूड, और सर्टोली हमारा न्यूट्रिशन देता ही है। तो इससे ये याद हो जाएगा आराम से। अब
हमने पढ़ तो लिया था कि स्पर्म जनरेट होता है, मतलब किसके अंदर होता है। अब स्पर्म कैसे होता है, उसकी ग्रोथ भी तो पूरी देखेंगे। स्पर्म एकदम से थोड़ी, जैसे प्लांट एकदम से उग जाता है पूरा, ऐसे थोड़ी होता है। अब हम एक दिन हमने बीज डाला और दूसरे दिन हमारा प्लांट पूरा खड़ा दिखा हमें, और हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। पहले छोटा प्लांट आता है, छोटू सा आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है। वैसे स्पर्म थोड़ा छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और। तो इसमें है ना, ऐसा नहीं होता वो बड़ा होता है, वो डिवाइड करता है। वो पहले बड़ा होता है फिर वो डिवाइड करता है अपने आप को, इसमें उल्टा होता है। लेकिन बनता स्पर्म ही है, उसके लिए उसकी ग्रोथ ही है, क्योंकि वो पहले इनिशियल स्टेज में था, वो फाइनली स्पर्म बन चुका है। तो यही चीज़ है। अब हम शुरुआत से स्पर्म की वो करेंगे, स्पर्म कैसे बनते हैं। चलो, हाँ, स्पर्म फॉर्मेशन हेडिंग डाल लो, जो जो नोट्स बना रहे हैं बाकी देखो ढंग से। स्पर्मेटोगोनिया बताया था, जैसे कि मैंने, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया होता है हमारा जर्म सेल्स, जो कि हमारे स्पर्म को बना रहा होता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बताया था मैंने, जो स्पर्म को बनाता है। अब स्पर्मेटोगोनिया कैसे बनाता है, बीज कैसे बढ़ेगा या फिर उसे कैसे बनाएगा, पूरी प्रोसेस भी तो दिखाओ। हाँ चलो दिखाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया है हमारा, होता है डिप्लॉइड, ठीक है। इसमें होता है 2n46, ब्रैकेट में कर रही हूँ। n होता है, देखो जिसको जिसको नहीं पता, n होता है 23, उससे हैप्लॉइड कहते हैं। और 2 से n 2 कर दो, 46 हो जाएगा, वो डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। डिप 2, डाई 2, तो 2 से n 2 करना होता है, ठीक है। तो ये डिवाइड होता है माइटोटिक डिवीज़न की वजह से, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है माइटोटिक डिवीज़न करता है, और बहुत सारे, एक बड़े सेल से बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनाता है, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, पहला स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। गला ख़राब हो रहा आज तो, ठीक है। तो हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हो गया क्या बोल रही हूँ मैं, स्पर्मेटोसाइट्स हो गया। अब जो प्राइमरी इतने सारे बन गए, मल्टीपल सेल्स बन गए हमारे, तो बहुत सारे हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब हर एक डिवाइड करेगा दोबारा से, माइटोटिकली डिवाइड करेगा 2 डिप्लॉइड सेल बनाने के लिए। सारे अब तक हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए, स्लिप हो रही है टंग भी। तो डिप्लॉइड थे पहले स्पर्मेटोगोनिया, उसने डिवाइड करा, अब ये भी डिप्लॉइड थे वो। अब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सारे के सारे डिवाइड करेंगे, अब वो 2 हैप्लॉइड बनाएंगे। हैप्लॉइड n = 23, पहले 46 था, अब डिवाइड कर, प्राइमरी जब डिवाइड करेंगे जब बनेंगे डिप्लॉइड। और हमेशा जब, अरे फिर डिप्लॉइड बोल दिया, तुम जो मैं लिख रही हूँ ना उसको देख लो, हैप्लॉइड, ठीक है। मैं अभी डायग्राम बनाऊंगी, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर 2 हैप्लॉइड बन जाएंगे, 23 and 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ये इनको बोलते हैं सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी से डिवाइड होके बने इसलिए सेकेंडरी। और ये सारे अब 23 के हैं सारे, तो इक्वल इन साइज़ में है, सेम है साइज़ सबका। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड करेंगे, अब ये रुक थोड़ी जाएंगे इतनी जल्दी, हमें तो कोई सारे स्पर्म, ऐसा नहीं है भाई बच्चों, देख लो एक ही स्पर्म बनता है, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया इतने सारे स्पर्म बनते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फीमेल में इतनी ओवम नहीं बनती, एग्स मतलब जो होते हैं उनका जो गैमेट्स होते हैं वो इतने नहीं बनते जितने मेल्स में बनते हैं, मेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को डिवाइड करेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स को बनाने के लिए, जो कि साइज़ में इक्वल हो। अब देखो सेकेंडरी के बाद सब साइज़ में इक्वल ही होंगे, कोई अनइक्वल नहीं होगा, जैसे एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि सब 23 के ही हैं, ठीक है, सब साइज़ में इक्वल होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद क्या आएगा, वो फर्दर डिवाइड करेंगे, सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होगी, फिर बनेंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब साइड थोड़ी बनते रहेंगे, छोटे होते जा रहे हैं, साइड की टिड्स बन गए, ठीक है, याद रखना। स्पर्मेटोसाइट्स के डिवाइड होके स्पर्मेटिड्स बन गए इक्वल साइज के। सो ईच इक्वल डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब मैं बताती हूँ कैसे।
हमारे पास एक प्राइमरी था, उसको हमने सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया, 2 बन गए। अब 2 हर एक 1 1, 2 2 और बनाएगा 4। ये लो स्पर्मेटिड्स। अब मैं साइड में बना के दिखा दिया तो समझ में आ रहा होगा। अब मैं लिख भी देती हूँ साइड में कौन सा प्राइमरी है कौन सा ये है। तो एक डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बन सकते हैं। अब हमारा प्रोसेस चालू होगा, अब स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस स्पर्मेटिड्स स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे होंगे अब मैं बना के दिखा देती हूँ क्या फ़र्क है स्पर्मेटिड्स और स्पर्म में। ये फ़र्क है, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ ना, बस यही फ़र्क है। अब इसमें कोई ऐसा डिवीज़न वगैरह नहीं हो रही। अब इसमें बस प्रोसेस का नाम है, स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो आप कंफ्यूज मत होना, आपके ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मेटो पूरा वर्ड ऐसा देखो सुनने में भी लग रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पूरा प्रोसेस बता रखा है इसमें, अब पूरा स्पर्म कैसे बनेगा। और इसमें स्पर्मियो मियो छोटा सा मियो मासूक सा, तो फिर वो प्रोसेस हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। छोटा सा प्रोसेस है, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनाना है तो स्पर्मियोजेनेसिस। मियो छोटा, मेटो बड़ा, ठीक है। तो इसमें फ़र्क कर लेना मियो मेटो में। अब हमारा आता है स्पर्मिएशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से डक्ट्स में जाते हैं। अब मैंने आपको सारा पढ़ा दिया ऐसे, जैसे कि मैंने पहले प्रोसेस पढ़ाया था, फिर मैंने हार्मोन्स उन पे कैसे काम कर रहे हैं वो पढ़ाया था। आई होप समझ आ गया होगा वो हार्मोन वाला। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं दूसरा एक और वीडियो बना दूँगी हार्मोन कैसे वर्क करे। बाकी तो आई होप समझ आ ही गया होगा, मैंने ढंग से समझाया ये वाला, ठीक है। बाकी मैं समझा दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर मैं कह रही थी कि हाँ मैंने बताया था ना अब वो उस जगह से जहाँ स्पर्म बने थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, मतलब कि स्क्रोटम में, अगर वैसे बोलो तो स्क्रोटम में बने थे, ऊपर से बोलो तो वहाँ से निकल के डक्ट में जाते हैं। तो उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से निकलेंगे जब तो स्क्रोटम में से निकलेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से जब बन के निकलते हैं तो उसे बोलते हैं सेमिएशन। जैसे कि मेल बॉडी में से फीमेल बॉडी में जाता है उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। इन मतलब कि बॉडी में ही घुसाना दूसरी बॉडी में, इन। और सेमिनेशन होता है उसमें से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से, सेमिनेशन वहीं से निकालना, इंसेमिनेशन दूसरे में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, सेमिएशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से रिलीज़ करवाना स्पर्म को। अब ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया, डिटेल्ड है ये, मतलब एक तरह से डिटेल्ड ही है। बाकी अगर और मतलब और डिटेल में चाहिए हो, अगर आपको इस वीडियो समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोबारा और अच्छे से करवा दूँगी एकदम डिटेल में, अगर आपको याद ना हुआ हो इससे। और बाकी अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं समझा पाई और आप समझ पाए मेरे से, वो भी मैं इतनी अच्छी नहीं समझा, मतलब इतना अच्छा किसी को नहीं समझा पाती, क्या पता इस बार समझा दिया तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो अब मैंने पूरा प्रोसेस ही समझा दिया, हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, स्पर्म कैसे जनरेट होता है, मतलब कैसे बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, क्या क्या कौन कौन वर्क करता है। अब वो स्पर्म का पूरा ग्रोथ समझा दी, सब तो समझा दिया मैंने। अब मैं समझाती हूँ स्ट्रक्चर, स्पर्म लास्ट में कैसा दिखेगा उसका स्ट्रक्चर तो बताना पड़ेगा ही। स्पर्म इतनी फुटेज ले रहा है तो उसे थोड़ी और फुटेज देनी तो बनती है, थोड़ा वो स्पर्म कैसा दिखता है वो भी तो बताऊँगी। तो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है, क्योंकि मैंने बोला जैसा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगले वीडियो में समझाऊंगी, मैं आज ही अपलोड कर दूंगी वो वाला भी। अभी मेरा गला थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, मेरे से समझाया भी नहीं जा रहा, बार बार अटक रही हूँ, तो फिर मैं दूसरे लेक्चर में ही समझा दूँ, मतलब दूसरा वीडियो में ही समझा दूँगी। आज जो डाल दूँगी मैं वो साथ के साथ, ऐसा नहीं है अलग से आपको समझना पड़ेगा, ब्रेक दूँगी उसमें, क्योंकि ब्रेक लेते हैं ना जब जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें ब्रेक लो ना तो वो चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं आज ही डाल दूँगी, आज शाम को ही पढ़ लेना आप लोग भी प्लीज़, ठीक है, वो साथ के साथ समझ आ जाएगा। तो डाल ली हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, करूँ शुरू। देखो मैंने बोला था ना बहुत सारे स्पर्म होते हैं,
अराउंड 200 to 300, ओ सॉरी, हाँ सही बोल रही हूँ, 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेटेड एट वंस। इजैकुलेटेड क्या होता है? निकलना, इजैकुलेट करना, उस मतलब उस बॉडी से निकलना। इजैकुलेट कर रही है 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक साथ। मैंने बोला था कि एक स्पर्म मेटोगोनिया से ऐसा नहीं है कि स्पर्म बनेगा, डिवाइड बहुत सारे करते हैं। ये पूरा प्रोसेस भी समझा हमने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्म बनते हैं। तो बहुत सारी डिवीज़न होती है। और वो तो एक की बात थी, एक में इतने बन रहे थे, चार कितने हज़ारों, पता नहीं लाखों, पता नहीं कितने ही होंगे, उसकी वजह से मिलियन बन गए। उसका डिवीज़न हो के मिलियन स्पर्म्स बन गए। तो इतने स्पर्म्स होते हैं 200 से 300, ये आ सकता है PYQ में, तो ये याद रखना 200 से 300 ही बनते हैं मिलियन तक। और अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब पहले तो हम इसकी बना लेंगे, जो भी होता है इसका डायग्राम सा बना लेते हैं। बन गया, ठीक है। हाँ, अब हमारा हेड, हमारा नहीं स्पर्म का, हमें हमारा बोलूँ, स्पर्म का समझ लिया करो, क्योंकि अब हम उसके उसमें बोल रहे हैं ना, आपको कैसे बड़ा होता है, तो हमारा हमारा निकले जा रहा है। तो हाँ, हेड, हेड होता है इसका, मिडल पीस होता है एंड टेल होती है। इसके तीन ही पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। अब हेड क्या करता है ये, एक सेकेंड, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हेड क्या कंटेन करता है। देखो, हेड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे टेल का मैं बताऊंगी, स्विमिंग के लिए होता है उसका, जैसे कि वो मैंने बोला था ना, पाइप में से जाता है तो वो स्विमिंग करती है, वैसे ही हेड ऐसे फालतू में नहीं होता। हाँ भाई, उसका मुंह है, उसका कुछ नहीं करेगा, बस टेल उसको स्विमिंग करवाने में हेल्प करेगी। हेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब देखो, और मेल बॉडी में तो नहीं होता हेड का इतना, लेकिन जब वो फीमेल में जाता है, जब वो ओवम से उसकी मीटिंग होती है, जब वो ओवम से मतलब फर्टिलाइज करने जा रहा होता है वो दोनों, तो फिर जो हेड होता है, ओवम के अंदर कई सारी कवरिंग होती है, ऐसे थोड़ी किसी को आने देगी। तो फिर ओवम के अंदर कई सारी कवरिंग्स होती हैं, वो कवरिंग्स मैं अगले में बता दूंगी आपको जब मैं पढ़ाऊंगी फीमेल वाला। तो फिर अभी मैं ऐसे बता रही हूँ, बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। तो जो हेड होता है वो ऐसे थोड़ी घुस जाएगा, ऐसे थोड़ी एंट्री देगी ओवम। तो हेड के अंदर होता है एक स्पेशल चीज़, एक्रोसोम होता है, और जो कि जिसके अंदर के एंजाइम कंटेन करता है एक्रोसोम, जो कि फैसिलिटेट करवाते हैं एंट्री स्पर्म की ओवम में। वो उन सारे को क्या बोलते हैं, डिज़ोल्व, क्या कुछ भी बोल सकते हो आप उन्हें, मतलब कि वो जो कवरिंग्स होती हैं उन्हें पार करके निकल जाता है, हेल्प करवाते हैं सारे एंजाइम जो कि एक्रोसोम में होते हैं, कि वो ओवम से मीटिंग कर पाए। तो वो सारी कवरिंग्स हटा देता है वो एंजाइम्स मिलके, जो कि एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेड में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वरना वो मिल ही नहीं पाएगा ओवम से, फर्टिलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और मिडल पीस का ये काम होता है, मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये पावर देता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये प्रोवाइड करवाएगा एनर्जी, पावर हाउस है तो एनर्जी ही प्रोवाइड करवाएगा मूवमेंट के लिए। जो वो टेल हिल रही है तो उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो फिर न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलेगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है एनर्जी, वो टेल मूव करने की लगातार इतनी दूर तक, इतने बहुत लंबा रास्ता होता है। तो टेल ऐसे ही थोड़ी मूव करेगी, एनर्जी सी होती है, वो मिडल पार्ट देता है। और टेल हमारी, जैसे कि मैंने कई बार बोल ही दिया, हेड वाले पार्ट में बोल दिया, मिडल वाले पीस में भी बोल दिया कि टेल हमारी स्विमिंग कराने में हेल्प करती है, स्विम करवाने में हेल्प करती है, वहाँ तक जाने में हेल्प करती है। तो जो हमें वो मिला था सेमिनल प्लाज्मा, मैंने बोला था कि वाटर की तरह हम स्लिप करवाने में हेल्प करता है, उसको अगर फ्लो के साथ चला जाए स्पर्म, तो फिर वो फ्लो के साथ चला तो जाएगा, बट उसे भी तो मूवमेंट करनी होगी, कुछ काम तो वो भी करेगा। तो उसकी टेल काम करती है, वो टेल चलाता है, स्विमिंग करता है उसमें पानी सी में, सेमिनल प्लाज्मा में, और देन वो पहुंच जाता है वहाँ तक जहाँ तक उसे डेस्टिनेशन होती है उसकी। और ओवम तक भी ऐसे ही पहुँचता है वो टेल के द्वारा। तो टेल भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ तक था हमारा स्पर्म का सारा डिटेल्ड, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कह लो, हार्मोन कह लो, कैसे वर्क करते हैं, ये प्रोसेस कह लो, पूरा यही था। अब मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब आपको अगले में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और उसके साथ ही कवर कर लेंगे वो फर्टिलाइजेशन वगैरह पूरा देख लेंगे।
तो अभी के लिए तो यहीं तक। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप बता सकते हो कमेंट करके, और बाकी तो बाय बाय।